हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड बाय पलक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स को और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिबेंचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। उस वीडियो को अगर आपको देखनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। Basis of comparison, shares and debentures, meaning the shares are the own funds of the capital of the company, the debentures are the borrowed fund of the company. जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी का खुद का पैसा होता है, मतलब कंपनी की खुद की पूंजी होती है, खुद का मनी, उसने खुद की कैपिटल लगा रखी है। वेयर एज डिबेंचर्स आर द बोरोड फंड। डिबेंचर जो होते हैं मतलब उस कंपनी ने उधार लिया हुआ है, वो कंपनी का खुद का पैसा नहीं है। वॉट इट इज, शेयर्स रिप्रेजेंट्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की क्या कैपिटल, मतलब कंपनी की कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का खुद का पैसा है। डिबेंचर रिप्रेजेंट डेप्ट ऑफ द कंपनी, मतलब ये कंपनी का उधार लिया हुआ पैसा है। होल्डर्स, द होल्डर ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो शेयर्स होल्ड करते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स बोलते हैं। वेयर इज द होल्डर ऑफ डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। स्टेटस ऑफ द होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें, वो ओनर होते हैं कंपनी के, मतलब वो मालिक होते हैं, वो एक तरीके से उन्हीं की कंपनी होती है। और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स, लैंडर्स, मतलब वो एक देनदार की तरह होते हैं, मतलब उन्होंने पैसा उधार दिया है कंपनी को, वो ओनर्स नहीं है। फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड। जो शेयर होल्डर्स होता है उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड। वेयर एज डिबेंचर होल्डर्स गेट द इंटरेस्ट। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है। पेमेंट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड कैन बी पे टू द शेयर होल्डर्स ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, वेयर एज डिबेंचर इंटरेस्ट कैन बी पेड डिबेंचर होल्डर्स इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। चलिए एक एग्जाम्पल की इस तरह से समझते हैं। एक कंपनी के पास सारे एक्सपेंसेस एक्सक्लूड कर दिए, उसके पास जैसे नेट इनकम हुई किसी कंपनी की, समझ लीजिए 100 करोड़ रुपए। ठीक है। उसमें से उसने अपने कुछ एक्सपेंसेस भी माइनस कर लिए, जो भी उसके एक्सपेंसेस हुए, मान लीजिए उसके पास एक्सपेंसेस हुए 19 करोड़ के। उसके पास कितना प्रॉफिट बचा, उसके पास, उस कंपनी के पास 10 करोड़ का। इस 10 करोड़ में से कंपनी डिबेंच सबसे पहले किसको पे करेगी, क्रेडिटर्स, बाहर वालों को, बाहर वालों का पैसा चुकाएगी, मतलब डिबेंचर होल्डर्स का। तो क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट टू कैन बी पेड डिबेंचर होल्डर इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को बाहर वालों को पैसा चुकाना ही पड़ता है, उससे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो सबसे पहले कंपनी किसको देगी, इसमें से बचा हुआ पैसा डिबेंचर होल्डर्स को, मान लीजिए उन्हें देना है 5 CR। फिर ये जो बचा हुआ पैसा है 5 CR, ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी हालत में कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, भले उसके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो। वेयर शेयर होल्डर्स को उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि अगर उनके पास प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी के पास, तो वो एक तरीके के ओनर ही होते हैं, तो उन्हें कोई कंपलसरी नहीं होता कि उन्हें डिविडेंड मिले ही मिले। ठीक है। अलाउएबल डिडक्शन, डिविडेंड is an appropriation of profit and so it is not allowable as deduction. ठीक है। इंटरेस्ट इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस सो इट इज अलाउ एज डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट। ये एक तरीके का इंटरेस्ट है, ये बिजनेस एक्सपेंसेस हुआ, तो इसे टैक्स के अंदर डिडक्शन मिलेगी प्रॉफिट में से। वेयर एज डिविडेंड्स अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, मतलब प्रॉफिट बांटा जा रहा है, ये कोई बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होएगा। सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी मिलती है पेमेंट की, उन्हें पक्का से पैसा मिलेगा, भले कंपनी का प्रॉफिट हो लॉस हो, उन्हें उनका पैसा मिल जाएगा क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं। वेयर एज शेयर होल्डर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं होती, पेमेंट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। वोटिंग राइट्स, द होल्डर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वोटिंग राइट्स होती है कंपनी के अंदर, क्यों, क्योंकि वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। वेयर एज डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स।
तो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन द कंपनी. ओके. कन्वर्जन. शेयर्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स. शेयर्स कभी भी डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स. जो डिबेंचर्स हैं वो शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं. ठीक है. रीपेमेंट in the event of winding up. Shares are repaid after the payment of all liabilities. Debentures can be priority over shares and so they are repaid before shares. सबसे पहले कंपनी अगर लिक्विडेट हुई या कंपनी को रिपेमेंट करना है वाइंडिंग अप के दौरान, तो कंपनी सबसे पहले बाहर वालों को पैसा देगी, अपने एक्सपेंसेस चुकाएगी, कुछ भी करेगी. तो डिबेंचर होल्डर्स उनकी क्रेडिटर्स है, बाहर वाले हैं, तो सबसे पहले कंपनी किसका पैसा चुकाएगी? शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर का. फिर वो किसका पैसा चुकाएगी उसके बाद? शेयर होल्डर का. ये तो ओनर है, ये क्रेडिटर्स है, तो डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स के. ठीक है. क्वांटम. डिविडेंड ऑन शेयर्स इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये एक अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है. अब हमारा इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स को 5 बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. पहला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योर्ड डिबेंचर्स. Secured debentures are the kind of debentures where a charge is being established on the properties or assets of the enterprise for the purpose of any payment. The charge might be either floating or fixed. पहले हम ये समझते हैं फ्लोटिंग और फिक्स चार्जेस का मीनिंग. ठीक है. फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस का मीनिंग हम डिफरेंसेस के बेसिस पे समझेंगे तो इससे और क्लियर होगा. तो पहले समझते हैं फिक्स चार्ज का मीनिंग. फिक्स चार्ज रेफर्स टू चार्ज दैट कैन बी असर्टेन विद अ स्पेसिफिक असेट व्हाइल क्रिएटिंग इट. फिक्स चार्ज एक फिक्स असेट पे क्रिएट किया जाता है. मतलब ये नॉन करंट असेट पे चार्ज क्रिएट किया जाता है कि कंपनी की फिक्स असेट, मतलब अगर किसी डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स ने पैसा दिया तो वो सिक्योरिटी के रूप में फिक्स चार्ज क्रिएट करेगा किसी नॉन करंट असेट पे. ठीक है. Whereas floating charge refers to a charge that is created on the asset of the circulatory nature. Circulatory nature मतलब current asset पे, मतलब इन्वेंट्री हुई जैसे या कैश हुआ, तो जो फ्लोटिंग नेचर्स के जो असेट्स होते हैं उन पे ये अपना चार्ज क्रिएट करता है. ठीक है. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ये वॉलेंट्री होता है, और ये कंपलसरी होता है. व्हाट इज इट? इज लीगल चार्ज, इट इज इक्विटेबल चार्ज. ये एक सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है. प्रेफरेंस, इन्हें पहली प्रेफरेंस मिलती है फिक्स चार्ज होल्डर्स को, वेयर एज फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को सेकंड प्रेफरेंस मिलती है. असेट टाइप ये नॉन करंट असेट होती है पे क्रिएट होती है, ये करंट असेट पे क्रिएट होती है. चलिए अब पढ़ते हैं वापस से. सिक्योर डिबेंचर्स क्या होता है? सिक्योर डिबेंचर्स आर दैट काइंड ऑफ डिबेंचर्स where a charge is being established on a properties or assets of the enterprise for the purpose of any payment. डिबेंचर ऐसे डिबेंचर जो कि चार्ज क्रिएट करे, एक तरीके की मतलब वो सिक्योरिटी रखे कि उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा, या तो वो किसी करंट एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट करे या किसी नॉन करंट एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट करे. मान लीजिए मैंने एक कंपनी के अंदर डिबेंचर्स परचेज किए, तो मैं कैसे पक्का करूंगी कि वो कंपनी हमें पैसा देगी ही नहीं देगी, पक्का से मेरा इंटरेस्ट वो चुकाएगी नहीं चुकाएगी. इसके लिए कंपनी सिक्योरिटी देती है किसी करंट एसेट या नॉन करंट एसेट पे कि हाँ हम आपको पैसा देंगे. अगर हम किसी कारणवश आपको पैसा नहीं दे पाए तो आप हमारी करंट एसेट या नॉन करंट एसेट पे आप बेच के हम आपको पैसा दे देंगे. ठीक है. तो मैं क्या हुई? सिक्योर्ड डिबेंचर्स, मतलब मेरा जो पैसा मैंने लगाया वो सिक्योर्ड है, मतलब वो मुझे पक्का से मिल जाएगा. ठीक है. तो द चार्ज माइट बी आइदर फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज. जो मेरा चार्ज है वो फ्लोटिंग या फिक्स दोनों भी हो सकता है. ठीक है. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, they do not have a particular charge on the asset of the enterprise. However, floating charge may be established on these debenture by default. Usually, these type of debenture are not circulated.
अनसिक्योर्ड डिबेंचर वैसे तो ये सर्कुलेट होते ही नहीं है, मोस्टली सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही इशू होते हैं। क्यों अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का पहले मीनिंग ये होता है कि मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो मैं कोई सिक्योरिटी नहीं रखूंगी, मैं मान के बैठूंगी कि हाँ कंपनी मेरा पैसा चुका देगी, या मैं कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पे लूंगी ही नहीं। तो ये एक्चुअली डेली लाइफ में या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये डिबेंचर वैसे सर्कुलेट नहीं होते। ठीक है, हाउएवर फ्लोटिंग चार्ज में बी एस्टैब्लिश ऑन दीज डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट। कभी कभार फ्लोटिंग चार्ज पे ये क्रिएट कर दिया जाता है इन डिबेंचर्स पे। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल डिबेंचर्स। These debentures are those debentures that are due on the cessation of the time. Means cessation का meaning हुआ expiry of the time frame either in lump sum or in installment during the lifetime of the enterprise. Debentures can be reclaimed either at the premium or par. Redeemable debentures वो होते हैं जो कि redeem मतलब पैसा मिल जाता है। जैसे मैंने एक कंपनी में डिबेंचर्स परचेज किए, तो मेरे कंपनी एक टेन्योर पीरियड सेट कर देगी कि इतने साल में हम आपको पैसा चुका देंगे, या तो प्रीमियम पे चुकाएंगे या पार पे चुकाएंगे। तो कंपनी जो मुझे है टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करेगी, और फिर मान लीजिए उस मोस्टली 20 साल का डिबेंचर्स का टाइम पीरियड टेन्योर होता है। तो कंपनी कहेगी कि हमें आपके जो पैसा है जो आपने डिबेंचर्स परचेज किए उसका पैसा हम 20 ईयर्स के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स, हम आपका पैसा आपको चुका देंगे। ठीक है, तो वापस से पढ़ते हैं डेफिनेशन। दीज डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर ड्यू ऑन द सेंसेशन ऑफ द टाइम फ्रेम आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एंटरप्राइज। या तो कंपनी मेरा 20 ईयर्स के अंदर चुका देगी, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर के अंदर चुका देगी, या कंपनी मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी, हर 5 साल में मेरा पैसा मुझे पे करेगी। जैसे मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए मैंने डिबेंचर्स परचेज किए किसी कंपनी में, तो हर 5 साल के पीरियड के एक्सपायरी के बाद कंपनी मेरे को मेरा 25,000 रुपए चुकाएगी। ठीक है, ऐसे कंपनी मुझे हर 5 साल में मेरा 1 लाख रुपए चुका देगी 20 साल के एंडिंग तक। या कंपनी मुझे बोलेगी आपका 1 लाख रुपए हम डायरेक्ट आपको 20 साल के कंप्लीट होने के बाद देंगे। ठीक है, तो वो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, जो जिसका पैसा हमें वापस मिल जाता है। या तो कंपनी उस पैसे को पार पे देती है या प्रीमियम पे देती है। प्रीमियम पे मतलब कंपनी कहेगी कि अगर आपने 1 लाख के डिबेंचर्स परचेज किए हैं तो 20 साल बाद हम आपको वो पैसा देंगे, तो हम आपको 20,000 रुपए देंगे और इसके ऊपर से, तो ये एक्स्ट्रा 20,000 जो हुए इसे बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, irredeemable debentures, these debentures are also called as perpetual debentures। irredeemable debentures का दूसरा नाम क्या होता है? perpetual debentures। as the company does not give any attempt for the repayment of money acquired or borrowed by circulating such debentures, these debentures are repayable on the closing up of an enterprise or an expiry of long term period। ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर में कंपनी एक टेन्योर फिक्स करती है कि इतने टाइम के पीरियड के अंदर हम आपका पैसा पक्का से चुका देंगे। लेकिन जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उसके अंदर कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता कि कंपनी आपको इतने ही टाइम पीरियड के अंदर आपका पैसा चुका देगी। ये पैसा कंपनी कब देगी? जब या तो कंपनी क्लोज हो रही है, या बहुत साल हो गए, मतलब कोई 50 साल, या मतलब एक नॉर्मली हर कंपनी का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। लॉन्ग पीरियड के बाद मोस्टली ये क्लोजिंग अप वाइंडिंग अप होता है कंपनी का, तभी ये पैसा डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। लाइक दे आर द परमानेंट डिबेंचर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनीज, सीधी सी बात क्या है। और रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं मतलब उनका फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स टेन्योर होता है कंपनी में कि इतने तक टाइम तक ही वो डिबेंचर्स होल्डर रहेंगे, उसके बाद उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा, उसके बाद उनका और कंपनी का कोई लेना देना नहीं। इरिडीमेबल डिबेंचर्स होल्डर्स वो होते हैं जिनका मतलब कंटिन्यूस कंपनी के साथ सालों साल रिलेशन चलता रहता है, मतलब वो परमानेंट ही एक तरीके से डिबेंचर्स होल्डर्स हो जाते हैं उस कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। Convertible debenture, debentures which are changeable to the equity share or in other securities either at choice of the enterprise or the debenture holders are called as convertible debentures।
These debentures are eitherly converted or partly chargeable. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कि या तो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए कंपनी के, या किसी और सिक्योरिटी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। क्यों वैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्यों इशू किए जाते हैं? अगर डिबेंचर होल्डर्स है, आप किसी कंपनी में डिबेंचर होल्डर हो, तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। माना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप सिक्योर हो, आपको किसी भी हालत में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन कंपनी के पास अगर आपका मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट का फ़ायदा तो आपको नहीं मिल पाएगा ना। जैसे समझिए, एक आपकी इंटरेस्ट रेट है कंपनी के अंदर 10%, ठीक है। आप डिबेंचर होल्डर है और कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत अच्छा आ रहा है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। उनका प्रॉफिट पहले साल 15% था, फिर बढ़ते बढ़ते 20% हो जाएगा। तो शेयर होल्डर्स, ये डिबेंचर होल्डर को ये फायदा मिल नहीं पाता, उन्हें फिक्स रेट का इंटरेस्ट मिलता रहता है। दूसरी बात, डिबेंचर होल्डर्स मेंबर्स नहीं होते, ओनर नहीं होते, वो वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। शेयर होल्डर्स के पास ये फायदा होता है कि वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो कंपनी ऑप्शन देती है, या तो कंपनी चॉइस देती है, या तो कंपनी खुद या डिबेंचर होल्डर्स अपनी इच्छा से डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सके शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज में। इन डिबेंचर्स को कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब जो वो डिबेंचर जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं। दीज डिबेंचर्स आर आइदरली कन्वर्टेड पार्टली और फुली, मतलब ये डिबेंचर या तो पूरे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे 100 रुपए का डिबेंचर्स आपके पास मान लीजिए, या तो ये फुली कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में या किसी अदर सिक्योरिटीज में, या फिर कंपनी ऐसा करेगी कि 60 रुपए का डिबेंचर्स है उसे शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी, बाकी जो 40 रुपए का डिबेंचर है वो डिबेंचर्स के रूप में ही रहने देगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पार्टली कन्वर्टेबल। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सीधा से मीनिंग वर्ड, द डिबेंचर विच can't be changed into shares or in other securities are called non convertible debentures। ऐसे डिबेंचर्स जो कि कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते उन्हें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। मोस्ट डिबेंचर्स सर्कुलेटेड बाय एंटरप्राइज फॉल इन दिस क्लास। मोस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ही इशू किए जाते हैं। फोर्थ है फ्रॉम दी कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, specify coupon rate debenture. Such debenture are circulated with the mentioned rate of interest and it is known as coupon rate. स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स वो होते हैं जिनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिबेंचर डीड में पहले ही मेंशन कर दी जाती है कि इतना % ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, जिनकी पहले से ही फिक्स होती है कि उन्हें इतना % ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उनके डिबेंचर्स पे। ठीक है, दूसरा है जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। जीरो कूपन debentures do not carry any coupon rate, or we can say that there is a zero coupon rate. The debenture holder will not get any interest on these type of debentures. Need not get surprised for the compensation against no interest. Company issue them at a discount price which is less compared to the face value of it. The implicit interest or benefit is difference between issue price and the face value of that debentures. These debentures are to be redeemed at face value. These are also known as deep discount bonds. चलिए, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स वो होते हैं जिनकी फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है कि उन्हें या तो 10% इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल, या हर तीसरे महीने में उन्हें 10% उनके डिबेंचर्स पे उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स वो होते हैं जिनकी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती। अब आप ये सोचेंगे कि तो इसमें डिबेंचर होल्डर को क्या फ़ायदा हुआ, वो कंपनी में पैसा ही क्यों लगाए, उसे ना तो कोई इंटरेस्ट मिल रहा ना कुछ, उसे फ़ायदा ही नहीं हो रहा उससे कंपनी में पैसा लगाने का, तो वो पैसा क्यों लगाएगा, वो ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स क्यों खरीदेगा। इसका आंसर ये है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स में क्या होता है, कंपनी जो है वो डिस्काउंट में इशू करती है डिबेंचर्स। मतलब अगर फेस वैल्यू है किसी डिबेंचर की
समझ लीजिए 100 रुपये, तो कंपनी उस डिबेंचर को स्टार्टिंग में इशू करेगी 50 रुपये के अंदर। ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डिस्काउंट। मतलब जो फेस वैल्यू है उसकी कम वैल्यू में, उससे कम पैसे में वो कंपनी इशू करेगी उस डिबेंचर को। फिर जब वो रिडीम होएगा या उसका पैसा वापस जाएगा, वो मतलब डिबेंचर होल्डर को जब उसका पैसा मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, वो उसे कितने वैल्यू पे मिलेगा, 100 रुपये फेस वैल्यू पे। मतलब समझ लीजिए उस एक पर्सन है, जैसे आप मेरे को ही समझ लीजिए, मेरे पास 100 डिबेंचर्स हैं एक कंपनी के, मैं एक डिबेंचर होल्डर्स हूँ 100 डिबेंचर्स के। कंपनी ने मुझे कितने पे इशू किए डिबेंचर्स, 50 रुपये पे, लेकिन इनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपये। तो मुझे कंपनी को कितना पैसा देना पड़ा, 5,000 रुपये। लेकिन कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, मतलब मेरा जब भी डिबेंचर्स मुझे पैसे, मुझे जब भी मेरा डिबेंचर डीड या मेरी टेन्योर खत्म होएगी कंपनी की, जब भी कंपनी मुझे पेमेंट करेगी, तो कंपनी मुझे कितने का पेमेंट करेगी, मेरे कितने शेयर्स, कितने डिबेंचर्स थे कंपनी के अंदर, 100। तो कंपनी मुझे 100 रुपये पर डिबेंचर के ऊपर मुझे पे करेगी। मतलब कितने पे करेगी, 10,000। तो 10,000 इंटू 5,000 कितना हुआ, 5,000। मतलब 5,000 का मुझे प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो बात एक ही हो जाती है, या तो मुझे वो धीरे धीरे इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे, या वो मुझे एंड में एक साथ पैसा दे दे। ठीक है, तो जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स का मीनिंग शायद मैं समझ गई, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। From the point, from the viewpoint of registration, registered debentures. These debentures are such debentures within which all details comprising name, particulars of holding of debentures holders are filed in a register kept by the enterprise. Such debentures can be moved only by performing normal transfer deed. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके पास, वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी के पास, जिनका एड्रेस होता है, उनका नाम होता है, उनकी पूरी डिटेल्स कंपनी के पास होती है उन डिबेंचर्स होल्डर्स की। ठीक है, वेयर एज बियरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट कैन बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी एंड आर पेबल टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द पर्सन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट. Record of bearer debentures are not maintained in the register of debenture holder and registration of transfer is not necessary. बियरर डिबेंचर्स वो होते हैं जिनकी डिटेल्स कंपनी के पास होती नहीं है, ये मियरली डिलीवरी, मतलब कंपनी के पास जिनकी पूरी डिटेल्स नहीं होती, उनका नाम एड्रेस वगैरह नहीं होता। जैसे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में उन कंपनी के पास पूरा नेम, डिबेंचर होल्डर का पूरा नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर सारी इंफॉर्मेशन होती है। वैसे ही जो बियरर डिबेंचर्स है उसके अंदर कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर की कोई डिटेल्स नहीं होती। जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं वो कैन बी मूव्ड ओनली बाय परफॉर्मिंग नॉर्मल ट्रांसफर डीड। वो नॉर्मल ट्रांसफर डीड के मतलब नॉर्मल ट्रांसफर डीड से ही वो ट्रांसफर हो जाते हैं। whereas record of bearer debentures that can be transferred merely by merely delivery and are payable to the bearer of the instrument, that is the person holding the instrument. इसमें इतनी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मली आराम से ट्रांसफर हो जाता है एज कम्पेयर टू रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिसकी सारी डिटेल्स कंपनी के पास होती है उस डिबेंचर होल्डर्स की। बियरर डिबेंचर्स वो होते हैं जिसकी सारी डिटेल्स कंपनी के पास नहीं होती। किसकी डिटेल्स, डिबेंचर्स होल्डर्स की। ठीक है, इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।